अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 8th क्लास के पैक के एग्जाम्स होंगे। अब पैक के जो एग्जाम्स होते हैं वो सारा आपका तकरीबन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। उसमें आप लोगों को डिफरेंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है। प्राइवेट स्कूल्स में जो पैटर्न है वो अपना पैटर्न फॉलो करते हैं, उसमें भी कुछ हिस्सा ऑब्जेक्टिव का होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू का पार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे इस वीडियो का मकसद है कि हम आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ डेफिनेशंस हैं या आप लोगों के एक्सप्लेन करें ताकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस वीडियो में हमने 8th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी उसकी जो है डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, कुछ डेफिनेशंस को चैप्टर से सेग्रीगेट करके लिखा है अलहदा से आपको पता चल जाए कि अगर आपको बुक से किसी चीज की डेफिनेशन नहीं पता चल रही तो यहाँ पे मैंने इन डेफिनेशन को अलहदा से लिखा है, आप इसको याद कर लें, आपको आसान होगी। इजी वर्डिंग हमने यूज की है स्टूडेंट के लिए ताकि स्टूडेंट को ये पढ़ने में याद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक। आपको पता है जो लिविंग कंपोनेंट है उनको हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक। आप यहाँ पे डेफिनेशन में लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कह सकते हैं या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जी अगली डेफिनेशन है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है एबायोटिक। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या एग्जाम्पल पूछी जा सकती है कि बायोटिक कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल दें या एबायोटिक कंपोनेंट की एग्जाम्पल दें। और एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब भी आपने कोई भी डेफिनेशन देनी है आपने उसके साथ एग्जाम्पल मस्ट बतानी होती है। ये आपके पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है और आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी नेक्स्ट डेफिनेशन, इकोसिस्टम। A system formed by the interaction between the biotic and abiotic component of the environment। ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, मतलब एक दूसरे के साथ उनका राब्ता हो, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक हो, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्बन साइकिल की। The continuous circulation of the carbon between the organism and the atmosphere through the process such as photosynthesis and respiration। अब यहाँ पे कार्बन साइकिल की डेफिनेशन है, कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में कैसे आता है और इसका किस तरीके से लिविंग थिंग से इन्वायरमेंट में जाता है या इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग्स में आता है, इसको हम बोल रहे हैं ये कार्बन साइकिल है। और जैसे यहाँ पे इन्होंने वो प्रोसेस भी बता दी जैसे कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सर्कुलेट करती है। जी नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल की बात की गई है तो इसका मतलब होगा साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन किसके दरमियान? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान, मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है? तो वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोड्यूसर्स। Green plants that prepare food using the sunlight, water and carbon dioxide through the photosynthesis are called the producer। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें पौधे आ जाएंगे, घास है, दरख्त है, जितनी ग्रीनरी है वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं। ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपनी एनर्जी गेन करते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स की 3 टाइप हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स हों या जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को या प्लांट को खाएं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकंड नेम इनको जो दिया गया है हर्बीवोर्स, मीन प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जी सेकंड टाइप जो कंज्यूमर की वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाए इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या इनको सेकंड नाम दिया गया है कार्निवोर्स। जी नेक्स्ट है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर ईट सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, ग्रास से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर जो इसमें आ जाएगा हर्बीवोर्स में, उस ग्रास ऊपर को अगर आगे से फ्रॉग खाता है तो वो फ्रॉग आ जाएगा कार्निवोर्स में। उस फ्रॉग को स्नेक खाएगा, वो टर्शरी कंज्यूमर आ जाएगा। या उस स्नेक को आगे से ईगल खाता है तो वो टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह से एक फूड चेन बनती है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डीकम्पोजर्स। Microorganisms like bacteria and fungi that break down the dead plants and animal into the simpler substance are called the decomposers. कहीं पे भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो या डेड प्लांट हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होता है, और उसके ऊपर डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड चेन। A sequence showing how energy is transferred from one organism to another in an ecosystem. इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी किस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाती है वो फूड चेन के थ्रू है। और ये फूड चेन की डेफिनेशन भी है कि सीक्वेंस शोइंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो जो एनर्जी का ट्रांसफर है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, इसको हम बोल रहे हैं फूड चेन जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड वेब। A network of interconnected food chain showing the multiple feeding relationship among organism. जब एक से ज्यादा फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो तो ये फूड वेब बनाती हैं जी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। A graphical representation of the trophic level in an ecosystem showing the numbers, biomass और energy of organism at each level. तो इकोलॉजिकल पिरामिड से मुराद हुआ जब यहाँ पे हम फूड चेन की बात कर रहे हैं या फूड वेब की बात करते हैं तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल या ट्रॉफिक लेवल बन जाते हैं जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इन ट्रॉफिक लेवल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स जी। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। A relationship in which one organism, the predator, hunts and eat another organism, the prey. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रीडेशन। और शिकार करने वाला जानवर उसको बोल रहे हैं प्रीडेटर, और जिसका शिकार किया जाए उसको प्रे जी। नेक्स्ट है कंपटीशन। When two or more individual or species attempt to use the same environmental resources, तो इसको हम बोलें कि कंपटीशन मतलब एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और उन्होंने कोई एक खुराक ही खानी है तो उनके दरमियान कंपटीशन होगा। और वो कंपटीशन किन चीज़ों के लिए हो सकता है? फूड के लिए, वाटर, लाइट या शेल्टर के लिए हो सकता है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सिम्बियोसिस। A close relationship between two species living together. ऐसी दो स्पीशीज जो एक दूसरे के साथ इकट्ठी रहती हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस के आगे से टू टाइप है, म्यूचुअलिज्म और कमेंशलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या है कि बोथ स्पीशीज बेनिफिट, जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ इकट्ठी रहती हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। जैसे एग्जाम्पल भी दी गई है इसमें कि फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर से अपनी डाइट खुराक लेते हैं, और लेकिन फ्लावर को क्या फायदा होता है कि फ्लावर के पोलन ग्रेन इन इंसेक्ट के थ्रू दूसरे फ्लावर्स तक जाते हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल हो गई। दूसरी बात की गई है कमेंशलिज्म। वन बेनिफिट द अदर इज अनइफेक्टेड। कमेंशलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरा इससे अनइफेक्टेड रहता है, दूसरे को कोई ना तो कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही कोई फायदा होता है, तो इसको हम बोलते हैं कमेंशलिज्म जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। A disturbance in the natural balance of the ecosystem due to factors like introduction of the new species, overhunting, shortage of water और migration। मतलब इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस हो जाए कि उसमें कौन से फैक्टर है, जैसे कि कोई न्यू स्पीशी उसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दी जाए, या ओवर हंटिंग की जाए कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की हंटिंग कर ली गई है, शिकार बहुत ज़्यादा कर लिया गया है, या वाटर शॉर्टेज हो जाए, या माइग्रेशन हो जाए कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो उसका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कॉज बनते हैं जी। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन इन सर्च ऑफ द फूड, वाटर और शेल्टर। ऑर्गेनिज्म खुराक या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग। The rise in Earth's average temperature due to increase in the greenhouse gases trapping heat in the atmosphere. अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? उसकी रीजन ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने से जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स that trap heat in the earth atmosphere, these are called the greenhouse gases जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जंगलात की कटाई। द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल विल रिजल्ट इन द सॉइल erosion,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या बताया गया कि कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, लेकिन एक लार्ज स्केल पे। और इस डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसको हम फिनोमिना को कह रहे हैं, ये सब डिफोरेस्टेशन की वजह से है जी। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब आबादी का बढ़ जाना। When the population of an organism, especially human, exceed the capacity of the environment to support it, it is called the overpopulation। मतलब environment की इतनी capacity नहीं है लेकिन human population बढ़ती जा रही है, इसको हम बोलेंगे overpopulation। Pollution, the introduction of the harmful substance into the environment causing the adverse effect on the living and non-living thing। तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में आए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को इफेक्ट करें, वो उसका पोल्यूशन कहलाता है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडेंजर्ड स्पीशी। ऐसी स्पीशी जो खत्म होने के करीब हैं उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट दैट आर एट द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, पोल्यूशन और ओवर हंटिंग। तो यहाँ पे इसकी रीजंस भी बता दी गई हैं कि क्यों ये स्पीशीज जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं, क्योंकि लॉस ऑफ हैबिटेट, उनका हैबिटेट या उनका मस्कन या उनके रहने की जगह ख़त्म हो गई है, या उसकी रीज़न पोल्यूशन हो सकती है, या ओवर हंटिंग के उनकी बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया गया उन स्पीशीज़ को जी। नेक्स्ट है रिफ्यूज, रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ इसको हम बोलते हैं 4R स्ट्रेटजी। 4R स्ट्रेटजी ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए की जाती है। एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड कंजर्व द रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना या अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी है 4R स्ट्रेटजी। और 4R स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं उसमें पहला है रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रीयूज और रिसाइकल। रिफ्यूज़ का मतलब है कि आपने उसका यूज़ ही रिफ्यूज़ कर देना है, कि आपने इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। या रिड्यूस मतलब कम करना है, और रीयूज़ के अगर कोई चीज़ आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो उसको बार बार यूज़ करें। और रिसाइकल कि एक चीज़ को यूज़ करने के बाद उसकी रिसाइकलिंग करके उससे नया प्रोडक्ट बना लिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं 4R स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज जी। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है ट्रीज लगाना, प्लांट्स लगाना। The act of planting trees to absorb the pollutants, maintain temperature and provide the habitat for the organism is called plantation। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।